हेलो, सभी को गुड आफ्टरनून। स्टार्ट किया जाए। इकोनॉमिक्स हो रहा था ना, कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? पूरा खत्म? सिलेबस लिखे थे आप लोग? चलिए हाँ, सिलेबस लिखिए। सिलेबस उतार लीजिए आप लोग। हाँ, उतार लिए हैं। उतारिए, ये उतारिए तब ना आगे पढ़ाएंगे। यही एक चैप्टर है आपका जो खत्म करना है हमको। नोट्स हाँ ले लीजिए, लिख के फोटो खींच के फिर लिखिए, लिखना जरूरी है। लिखिएगा तो आपको दिमाग में जाएगा क्या क्या लिख रहे हैं आप। लिखने से डरते क्यों है? सभी लोग के कॉपी में होना चाहिए ये, सिर्फ एक पेज। हाँ हाँ, हिंदी इंग्लिश जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं वो लिखिए। जिसमें आप सहज महसूस करते हैं उस भाषा का प्रयोग आप कीजिए। आप हिंदी में लिखना हो हिंदी में, उर्दू में लिखना हो उर्दू लिखिए, बांग्ला में तो बांग्ला में लिखिए। आर्थिक नियोजन, योजना आयोग, नीति आयोग। आज गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, पंखा भी कुछ नहीं करेगा। लेकिन नए मामू से काना मामू, देखिए मेरा एसी आ गया। देखिए ये ऊपर होगा, होगा। दोनों हाथ से कीजिए ना जी। जा, नहीं होगा, छोड़ दीजिए तब। बारिश होने का पूरा संभावना है, 100%। 2 दिन अगर कल तक ऐसा ही मौसम रहा तो आप बारिश हो जाएगा, समझ जाएगा, हम भविष्यवाणी किए। हम्म। टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर आपका कम हो जाता है। तो हमारे यहाँ का लो प्रेशर हो गया है। तापमान बढ़ने के कारण प्रेशर क्या हो गया? लो। बाहर का प्रेशर हाई है, हाई से चलेगा पवन किधर? लो। और उसमें रहेगा किसका मात्रा? मॉइस्चराइज का, यानी पानी का। बारिश होना चाहिए, बारिश नहीं होगा तो लू वाला हवा चलेगा। इसी को बोलते हैं उम्मस। उम्मस बोलते हैं ना। मन करेगा जहां है वहीं रहे, हिलने उलने का नहीं। हाँ चलिए, उठा है। ठीक, ठीक है रंग। हमारे तरफ बारिश हो रही है सर जी। देखिए कहीं ना कहीं बारिश तो हो ही रहा होगा। रितेश मौर्य, किस तरफ बारिश हो रही है थोड़ा बताइए। हो गया, लिख लिए? सारे लोग के कॉपी में होना चाहिए, चेक करेंगे हम। हम बोल भी देते हैं जिनको दिक्कत होगा पीछे वालों को। आर्थिक नियोजन वाला जो है वो आर्थिक नियोजन ऑब्लिक दे के लिख सकते हैं आप, या ब्रैकेट में योजना आयोग या नीति आयोग वाला में। दूसरे में हम लोग पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना।
तीसरा में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय। चौथा में पढ़ेंगे हम लोग एलपीजी नीति, एलपीजी पॉलिसी नीति। पांचवा में पढ़ेंगे बैंकिंग प्रणाली। छठा हम लोग पढ़ेंगे कृषि और उद्योग। सातवां पढ़ेंगे बजट और कराधान। उसी के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे किसका, कर का। तो अगला पॉइंट भी लिख सकते हैं कर, दोनों को साथ में मिला के पढ़ेंगे कर। फिर होगा मुद्रास्फीति, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और मुद्रास्फीति में जोड़ेंगे हम मांग और पूर्ति का नियम, डिमांड एंड सप्लाई। वित्तीय बाजार आप लोग को पढ़ने का जरूरत नहीं है, कंसेप्ट है उसी में समझा देंगे। लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आएगा टर्म, लेकिन वो अलग से टर्म जोड़ेंगे उसको। बेरोजगारी और गरीबी तो पढ़ना है आप लोग को। और लास्ट में हो गया महत्वपूर्ण शब्द, इंपोर्टेंट वर्ड्स। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। अब नहीं लिखवाएंगे आप लोग को, सीधा नोट्स दे देंगे। कल हम लोग चर्चा किए थे अर्थशास्त्र को, अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांट देते हैं, एक उत्पादन के आधार पर और एक विकास के आधार पर। कल लिखे भी होंगे शायद। और उत्पादन के आधार पर हम लोग बांटे थे कितना भाग में, तीन भाग में, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। यही था ना। पूंजीवादी का मतलब क्या बोले थे हम, कि प्राइवेट सेक्टर है। समाजवादी का मतलब गवर्नमेंट सेक्टर है। और एक बताए थे कौन सा, मिश्रित, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब जिसमें दोनों तरह का होगा। ठीक, ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था था, इसी से एक शब्द मिलता है मिश्रित खेती। तो मिश्रित खेती और मिश्रित अर्थव्यवस्था दोनों एक है कि अलग, क्या अलग है? कौन हाथ उठाइए, इनको लगता है अलग है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड एग्रीकल्चर में क्या डिफरेंस है, अलग है? मतलब पता है, नहीं पता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था तो पता है क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं पता आप लोग को जी? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या बताए थे, जहां पर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों होगा, वो क्या है, यानी पूंजीवादी और समाजवादी दोनों है, उसको क्या बोलेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यही ना। अब लिखिए मिश्रित खेती, एक दो पॉइंट तो लिखाएंगे ना। देखिए मिश्रित खेती, मिक्स्ड एग्रीकल्चर। हाँ, वो आपका मन, आपका कॉपी जहां मन करे लिखिए। मिश्रित खेती, अब आप पहले सोच के बताइए मिश्रित खेती का मतलब क्या होगा। पहला ऑप्शन, जहां पर विभिन्न प्रकार के, सभी प्रकार के फसलों का खेती किया जाता है, वो मिश्रित खेती कहलाता है, नंबर 1। नंबर 2, जहां पर रबी, खरीफ और जायद फसलों का उत्पादन किया जाता है, उसको मिश्रित खेती कहते हैं। नंबर 3, दोनों सही है। और नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। कितने लोगों को लगता है दोनों सही है, हाथ उठाइए। कितने लोगों को लगता है 1 नंबर सही है, हाथ उठाइए। कितने को लगता है 2 नंबर सही है, हाथ उठाइए। अच्छा, कितने को लगता है नॉन ऑफ दीज होना चाहिए, हाथ उठाइए। किसी को नहीं? इसका मतलब सच में आपको जानकारी नहीं है। ये आंसर होगा नॉन ऑफ दीज। कितना आराम क्वेश्चन है, लेकिन उतना आसान थोड़े इकोनॉमिक्स कि मिश्रित खेती, अच्छा मिला दिए तो खेती हो गया, इतना आसान नहीं है। जब कृषि के साथ साथ पशुपालन हो, कृषि के साथ साथ पशुपालन हो, यानी एग्रीकल्चर विथ एनिमल हस्बेंड्री होगा, उसी को हम लोग मिश्रित खेती कहते हैं। मिश्रित खेती का कोई संबंध नहीं है रबी, खरीफ और जायद। आपको फंसाया है वो बोर्ड वाला, रबी, खरीफ और जायद बोल के आपको टेक्निकल वर्ड का यूज किया है, ताकि आप फंस जाइए। हाँ, फसल में यही होता है, यही तीनों होगा, है ना। तो आप फंस गए वहां पर। कुछ लोग फंस गए मिश्रित मतलब मिला हुआ, ऐसा सोचे, और बहुत सारा खेती तो हो गया ये। कुछ लोग को लगा नहीं दोनों मिला देंगे तो आंसर निकल जाएगा क्या, मिश्रित खेती, जबकि दोनों में कोई आंसर है ही नहीं। लास्ट ऑप्शन था नॉन ऑफ दिस। तो मिश्रित खेती का मतलब हो गया जहां कृषि के साथ क्या हो, पशुपालन। तो आप लोग जो मिश्रित खेती लिखे हैं उसमें बराबर देके लिखे कृषि प्लस पशुपालन। ठीक है, कृषि प्लस पशुपालन। समझ में आया? कितना खतरनाक क्वेश्चन है। वो जो पहली बार बैठेगा एग्जाम देने उसको लगेगा मिश्रित खेती क्या है, मिला दो, कितनी खेती है,
लेकिन देखिए यहाँ टेक्निकल है, कृषि प्लस पशुपालन, कोई दिक्कत? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था और मिश्रित खेती एक की अलग। मिश्रित अर्थव्यवस्था जहां कैपिटलिज्म इकोनॉमी और सोशलिज्म, यानी जहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था हो उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जहां पर प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर हो उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जहां कृषि और पशुपालन हो उसको मिश्रित खेती कहते हैं। स्पष्ट है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखिए अर्थशास्त्र को वहां पर पढ़े थे हम लोग, अर्थव्यवस्था को दो भागों में, उत्पादन के आधार पर और विकास के आधार पर। विकास का और एक आधार है जो लिया जाता है, किस आधार पर विकास हम समझेंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी अब देखिए अर्थशास्त्र को दूसरे शब्दों में दो भागों में बांटा गया है, एक समष्टि और एक व्यष्टि। कभी कभी बोलने को मिलेगा समष्टि अर्थशास्त्र, अब फिर मिलेगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब समष्टि व्यष्टि क्या है कितने लोगों को पता है? हमको पूरा उम्मीद है कि किसी को पता नहीं होगा। खतरनाक वर्ड है पलाई। देखिए पलाई स्टार्टिंग में आप लोग का हालत खराब है, अभी इसमें बहुत कुछ है इसलिए इंपोर्टेंट वर्ड लिखवाए थे हम। समष्टि अर्थशास्त्र, इसको बोलते हैं माइक्रो, इसको बोलते हैं मैक्रो। इसको क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो हिंदी में बोलते हैं इसको व्यष्टि और समष्टि। आपको हिंदी में ही पूछेगा वहां समष्टि अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ, व्यष्टि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ, तब वहां इंग्लिश देख लेना है आप लोग को, माइक्रो मैक्रो। तो दोनों में अगर बोलेंगे कि सबसे छोटा चीज को ढूंढिए तो किस में होगा? माइक्रो। बस इसलिए इंग्लिश हम लिखे हैं ताकि आप चीजों को समझ जाइए। हिंदी में तकलीफ है, इंग्लिश बहुत आसान से पढ़ लीजिएगा। माइक्रो मतलब क्या हो गया? छोटा। तो एकदम छोटा जो होगा कौन? जब ये एकदम छोटा हुआ तो एकदम छोटा तो नहीं होगा, मतलब इससे क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक, अब छोटा और बड़ा जो बोल रहे हैं मतलब इसको समझने के लिए एक भाषा में क्या बोले? छोटा, और इसको क्या बोल दिए? बड़ा। यही आपका आंसर आ गया। अब छोटा बड़ा क्या? रसगुल्ला। तो जो फर्म, जो कंपनी, जो उद्योग, फर्म मतलब होता है जहां पर वो बिजनेस कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो छोटे छोटे रूप में हो और इंडिविजुअल हो। जैसे हम अभी करेंगे कोई काम, तो हम काम करेंगे जैसे कोई दुकान खोलना हो नॉर्मल वे में, तो हम अकेला अपना दुकान खोल दिए, हम अकेला अपना दुकान खोलिए और आप लोग सब मिलकर दुकान खोलिए, किसका दुकान बड़ा होगा? ज्यादा चांस है कि आपका दुकान बड़ा हो, लेकिन उसमें बहुत चीज मायने रखता है। अगर मान लीजिए आप गरीब हैं, सब लोग गरीबे लोग मिलकर खोल रहे हैं, तो दुकान तो छोटे ना होगा। और हम अंबानी से ले लिए हैं साथ में दोस्ती, तो हम तो बड़े ना खोलेंगे, वो अलग बात हुआ। लेकिन यहां पर इसका मतलब क्या हुआ? छोटा का मतलब इंडिविजुअल काम करेगा, मतलब पार्टिकुलरली कोई एक व्यक्ति है वो अपना दुकान खोला, बिजनेस खोला, अपना फर्म चला रहा है, छोटे छोटे रूप में ये काम करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो। व्यष्टि अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था। क्लियर है? बोलिए। नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। और अगर बोलेगा मैक्रो है समष्टि, मतलब जहां पर मिलकर सामूहिक रूप से लोग काम करते हैं, ग्रुप में कोई कंपनी चला रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र। जैसे शेयर मार्केट, शेयर मार्केट कोई एक आदमी का एक तो नहीं है, उसमें हर एक तरह का शेयर उसमें उपलब्ध रहता है, तो ग्रुप में चल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैक्रो। क्या बोलेंगे? लेकिन अगर हम कोई पार्टिकुलर एक आदमी का नाम ले ले, रिलायंस आपका क्या बोलते हैं अंबानी का, या कोई एक आदमी का ले ले, तो क्या हो जाएगा? वो माइक्रो हो जाएगा। समझ में आया? तो सिंपल सा माइक्रो, छोटा कि बड़ा? इंडिविजुअल की ग्रुप में, इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत रूप से छोटा छोटा आदमी मिलकर अगर फर्म को चलाता है तो क्या हो गया? माइक्रो। और जो बड़े बड़े फर्म को चलाता है वो क्या हो गया? मैक्रो। स्पष्ट है? सिंपल शब्दों का इस्तेमाल हम करके आपको समझाने का प्रयास किया। एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, आसानी से बना दीजिएगा। आप भी वैसे ही लिख लीजिए, अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटकर, समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। इंग्लिश में लिखेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर से हटा के हम अच्छे से लिख देते हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग। ज्यादा नहीं लिखवाएंगे, घबराइए नहीं, इतना तो बनता ही है लिखना। मैक्रो, MACRO, मैक्रो। बोलिएगा नहीं नहीं बोल के सर लिखाए जा रहे हैं, लेकिन लिखिएगा ना, याद होते चलेगा। माइक्रो एंड मैक्रो, समष्टि एंड व्यष्टि। सर बोर्ड वाला दिख नहीं रहा है, बोर्ड वाला लिखना ही नहीं है तो बैकग्राउंड ऐसे ही हम दे दिए। बोर्ड वाला लिखने का जब बोले हम आप लोग को, सिर्फ हम बोले ये लिखना है, व्यष्टि और समष्टि, मैक्रो एंड माइक्रो। लिख लिए? अब उसमें डैश देके इसमें पॉइंट लिखिएगा, उसमें डैश देके पॉइंट लिखिएगा, बीच में उधर का पॉइंट इधर का पॉइंट लिखिएगा। इसमें
माइक्रो में लिखेगा या व्यक्तिगत, ऐसे लिखेगा, व्यक्तिगत होता है, इंडिविजुअली काम करता है, या व्यक्तिगत होता है, छोटा फर्म होता है, फर्म कंपनियां जो भी बोल दीजिए, छोटा फर्म, छोटे छोटे रूप में काम करता है, छोटे छोटे रूप में काम करता है, वो है व्यष्टि। हो गया? इतना में तो आप लोग समझ ही जाइएगा। कम करें अभी, ठीक है? ठीक है, तेज करें और अभी, ठीक है? यहीं से भी कम होता है। जैसे बहुत लोग सोचते हैं सर तो हिले ही नहीं, वहीं है, बोलते ठीक है, वहां जाने का वो सब छूने का जरूरत नहीं है। देखिए इसको पास में लाएंगे तो क्या होगा, तेज, और दूर जाएगा तो क्या होगा। साइंस पढ़े है ना, हमारे पास भी कुछ है हैंडल इधर, है ना? अभी ठीक है आवाज? ठीक है ना उधर? तो व्यष्टि क्लियर है? आया ना, बोलिए जल्दी जल्दी। इसके बाद क्या है, समाष्टि। इसमें लिख लीजिएगा सामूहिक, बड़े फर्म, एकदम उसका उल्टा लिख देना है, बड़े बड़े रूप में, बड़े फर्म, बड़े बड़े रूप। सर बिहार स्पेशल आप ही, चलिए आगे बढ़े। हो गया ये दोनों क्लियर? तो एक हो गया माइक्रो और एक हो गया मैक्रो। यहां पर किसी को कोई दिक्कत? अब जो हम बोर्ड में लिखे हैं उसको एक बार पढ़ते हैं, जो आपका बहुत ज्यादा लेना देना नहीं लेकिन समझना है। अर्थव्यवस्था को हम बांट दिया अलग अलग क्षेत्र में, इसको 5 भागों में बांटा गया। कितना? 5। एक्चुअल में अर्थव्यवस्था का मतलब सेक्टर है। क्या है? सेक्टर, जिसको बोलते हैं क्षेत्र। क्या बोलते हैं? ये होता है 3 ही प्रकार का, मूल रूप से कितना? 3, लेकिन ऐसे बांटा जाता है कितना? 5। जैसे हम लोग साइंस का एग्जांपल लेते हैं। सर साइंस क्यों? क्योंकि आप लोग साइंस के विद्यार्थी ज्यादा हैं, साइंस अच्छे से पढ़कर आए हैं, इसलिए साइंस का एग्जांपल देते हैं ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। तो अगर आपसे पूछेगा कि पदार्थ की कितनी अवस्था, मूल रूप से 3, ठोस, द्रव, गैस। ऐसे पूछेगा तो कितना? 5, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। है ना? बोस कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस, भारत के, और आइंस्टाइन थे कहां के? जर्मनी के ना। तो दोनों से मिलकर बना क्या? बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। और पदार्थ की चौथी अवस्था कौन? प्लाज्मा, है ना? लेकिन मूल रूप से कितना अवस्था? 3, ठोस, द्रव और गैस। उसी तरह क्षेत्रक कितने प्रकार के? 3, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। लेकिन ऐसे पूछेंगे तो कितना? 5। लेकिन आपका 3 सबसे इंपोर्टेंट है, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ये हो गया एक पॉइंट जो पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे कि जो चीज भगवान ने बनाया वो क्या है? प्राथमिक। जो चीज इंसान ने बनाया वो क्या है? द्वितीयक। और जो सेवा देगा वो क्या है? तृतीयक। कल ही चर्चा किए थे ना। तृतीयक को ही थोड़ा आगे बढ़ाया तो क्या बना दिया? चतुर्थ। तो उसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम उसको पढ़ सकते हैं। ये हम जो लिखा हुआ है उसके बारे में समझा रहे हैं। अर्थव्यवस्था का आधार अगर लेंगे तो राज्य सरकार का भूमिका इसमें क्या है? तो ये पूंजीवादी, समाजवादी और किस रूप में बताया है? मिश्रित, जो हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे। ये पूंजीवादी का मतलब प्राइवेट, समाजवादी का मतलब गवर्नमेंट, और मिश्रित का मतलब दोनों। विकास के आधार पर भी हम लोग बांटे थे 3, एक था विकसित, विकासशील और अल्प विकसित, बताए थे ना। लेकिन अब बोल रहा है क्षेत्रों की भूमिका, मतलब कृषक अर्थव्यवस्था भी हो सकता है। कृषक मतलब जहां पर किसान लोग ज्यादा काम कर रहे होंगे। औद्योगिक अर्थव्यवस्था हो सकता है जहां पर उद्योग ज्यादा हो रहा है। ये जो प्राथमिक है इसी को हम लोग क्या बोल दिए? कृषक। ये जो द्वितीयक है इसी को हम लोग क्या बोल दिए? उद्योग। और जो तृतीयक है उसी को हम लोग क्या बोल दिए? सेवा क्षेत्र। तो इसको अलग से पॉइंट में जोड़ दिया, क्षेत्रों की भूमिका। इस लिखने का जरूरत नहीं, सिर्फ सुनना है आपको। नियोजन के आधार पर तो एक होता है योजनाबद्ध और एक होता है गैर योजनाबद्ध। कुछ चीजें प्लानिंग करके उसको बनाया जाता है और कुछ चीजें होती है बिना प्लान वे में बनाया जाता है। जैसे अभी आप लोग बारिश का मौसम जैसे ही आ जाएगा तो आप प्लान वे में काम करना शुरू करेंगे। बारिश है तो छाता लेना क्या है? जरूरी है। पानी पड़ेगा ही पड़ेगा, मतलब सर्वविदित है कि पानी पड़ेगा, निश्चित रूप से पानी पड़ना है, क्योंकि मौसम क्या है? मौसम क्या चीज का है? बारिश का। अगर बारिश होना शुरू हो गया, वर्षा का मौसम आ गया, तो दिमाग में मेंटल प्रिपेयर है कि बारिश होगा, तो रेनकोट आपके बैग में निश्चित रूप से रहेगा।
जब जरूरत हुआ निकाल के आप कर लिए, वो क्या हो गया? योजनाबद्ध तरीका। और एक होता है गैर योजना, मतलब आए बारिश होना शुरू हो गया, अचानक से दुकान में खरीदना पड़ा, भैया लाइए, तो नहीं तो कहीं से प्लास्टिक मांगते रहते हैं, प्लास्टिक में मोबाइल रखते हैं, यहाँ बांधते हैं, जूता बांधते हैं, अब फिर चलते हैं कि नहीं? अच्छा उसको हटाइए। गर्मी का समय है, गर्मी में आप योजनाबद्ध तरीके से, कि पानी हालत खराब हो जाता है, ग्लूकोन डी लेके घूम रहे हैं आप, तो ये हो गया योजनाबद्ध तरीके से। कभी कभी क्या होता है, ठंडा में भी ऐसा महसूस होता है, तो अलग से ग्लूकोन डी या कुछ अलग से हम लोग पी लेते हैं कि ठंडा थोड़ा राहत दे, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? गैर योजना। एक हो गया योजनाबद्ध, जहां पर आप प्लान बनाकर काम करते हैं, और एक है जहां पर कोई प्लान नहीं है, अचानक से कोई काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गैर योजनाबद्ध। तो इसको बोल दिए नियोजन के आधार पर। इसके बाद है निर्भरता के आधार पर। आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर है, आश्रित है या परस्पर निर्भर। आत्मनिर्भर मतलब अपने आप में क्या है? सेल्फ आपके पास है सारा चीज। आश्रित मतलब आप किसी पे डिपेंडेंट है। जैसे आप लोगों में से कुछ लोग होगा जो खुद कमा के पढ़ रहा होगा, खुद कमा के पढ़ रहा होगा, तो वो क्या है? आत्मनिर्भर है, खुद कमा रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ है उनके पास। कुछ लोग होंगे जो मम्मी पापा पे आश्रित होंगे, जहां मम्मी पापा पैसा नहीं दिया, आप यहां से बोलेगा चलो भाई आप अब क्या करेंगे, अब तो मम्मी पापा पैसा ही नहीं दिया, तो क्या है? वो आश्रित है, किसी पे डिपेंडेबल है वो। और तीसरा है परस्पर निर्भर, जो किसी पे कुछ समय तक के लिए निर्भर है, लेकिन बाद में फिर वो अपना काम करना शुरू कर देता है। जैसे अभी आप लोग की स्थिति खराब हो गई, पैसा आपके पास नहीं है, मम्मी पापा पैसा भेजना बंद कर दिए, तो जैसे ही मम्मी पापा पैसा भेज रहे हैं तो वो आश्रित हुआ ना, बोल ही नहीं रहे। और मम्मी पापा अगर पैसा नहीं भेज रहे हैं और आप खुद से काम कर रहे हैं, जोमेटो में जाके सबको पहुंचा रहे हैं, इधर उधर कुबेर का चला रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, तो क्या होगा? आत्मनिर्भर। अब आप चूंकि मम्मी पापा आपको पैसा देना बंद कर दी, तो आप मेरे पास आए, सर बहुत खराब स्थिति है, कुछ हेल्प कर दीजिए, एक आध महीना में हम कुछ ना कुछ ऐसा कर लेंगे, तो किसमें जुड़ गया? परस्पर निर्भर। आप हमसे जुड़े हुए हैं, हम आपसे क्या है? जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप पढ़िए, यहाँ थोड़ा पढ़ भी लीजिए, काम भी कर लीजिए, हम आपको कुछ पैसा भी दे देंगे, फिर आप आपकी स्थिति ठीक हो गई तो आप चले गए। लेकिन ये सब हम लोग को पढ़ने का जरूरत नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम चर्चा कर दे रहे हैं इकोनॉमिक्स का आधार क्या क्या है। विश्व के साथ संबंध के आधार पर बात करेंगे तो दो तरह का है, एक खुला अर्थव्यवस्था और एक यहां से पढ़ना हो, हम लोग को एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। ओपन मतलब क्या? खुला। आयात होगा कि नहीं? आयात मतलब आना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोलते हैं ना, तो आयात होगा कि नहीं? होगा। निर्यात होगा कि नहीं? तो जिस अर्थव्यवस्था में जमकर आयात निर्यात होगा उसको क्या बोलेंगे? खुली अर्थव्यवस्था। आयात बंद निर्यात बंद, तो जैसे अभी पाकिस्तान के हम लोग आयात निर्यात, जैसे तुर्की हेल्प दिया किसको? पाकिस्तान को, जिसके कारण हम लोग बोले आयात निर्यात क्या होगा? बंद। तो तुर्की के साथ हमारा कैसा इकोनॉमी चलेगा? बंद। जैसे कुछ दिन पहले यूक्रेन वाला मुद्दे पे जब रसिया के साथ ये व्यापार संगठन हो रहा था, व्यापार ये हो रहा था संधि, तो उसमें अमेरिका और कई देशों ने कहा कि इनके साथ कोई भी देश व्यापार नहीं करेगा, तो रूस का हालत क्या हो गया? खराब। अब कोई खरीदेगा ही नहीं उससे, ना आयात करेगा ना निर्यात करेगा। मतलब साफ सुथरा बात बोला कि वो कौन सा इकोनॉमी होगा? क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। और बंद अर्थव्यवस्था होगा तो उसका वाट लग जाएगा, कोई देश लेगा नहीं। लेकिन उसमें खड़ा हुआ कौन? भारत। और भारत यहां पहुंचा, बोला हम आपसे तेल खरीदेंगे, घबराने का जरूरत नहीं है। भारत देख लिया यहीं पर है चौका मारने का, रे मौका मिला चौका मारा, कौन? भारत। क्योंकि तेल का अभाव है, किसको? भारत को। पहुंच गया कहां? रूस के पास। बोला तुम तो मेरा एकदम बहुत जिगरी दोस्त है यार, अमेरिका के बंद करने से क्या होगा, हम तो तुमसे तेल खरीदेंगे, लेकिन सोच लो बाबू, आपके साथ कोई तेल खरीदने के लिए तैयार नहीं है। इकलौता देश है वो कौन? भारत। अगर हम खरीद रहे हैं तो हम इतना रिस्क ले रहे हैं, सोचिए आपके लिए कुछ तो हमको भी फायदा होना चाहिए। तो जो लीटर तेल भेजते हैं वो लीटर को क्या कर दीजिए? कम कर दीजिए, बड़ा सस्ता में। तो रूस देगा कि नहीं? इसको देगा, लेते चल गया कौन? भारत। तो चलाक हुआ कि नहीं भारत? अपना काम निकाल लिया। रूस को लग रहा है मेरा तो भाई है, छोटा का भाई है मेरा साथ, या पूरा देश बोल दिया नहीं करेंगे, ये आके खड़ा हुआ नहीं, हम तो करेंगे, जिसको जो करना है कर लो। कौन बोला? भारत। तो जब किसी देश के साथ आयात निर्यात कंप्लीटली बंद हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी। तो लिख लीजिए 2 पॉइंट, ये अभी छूट जाएगा इसलिए इसको लिखा दे रहे। खुला अर्थव्यवस्था नहीं लिखना है, खुला अर्थव्यवस्था तो अंडरस्टूड है, बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। एक विद्यार्थी लिखे हैं, सर बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज फ्री करवा दीजिए, पैसा नहीं है। सैनिस मल्होत्रा। फ्री तो चल रहा है, ये लोग सिर्फ बोलने वाले स्टूडेंट है, समझे, पढ़ने वाले स्टूडेंट
नहीं है। तो बोलेंगे देखो सर को बोले फ्री करने तो डांटना शुरू कर दिए, क्योंकि फ्री हम लोगों का कितना क्लास चल रहा है सर। आप देखिए यूट्यूब पे बिहार एग्जाम बायस के जहां चैनल पे सुबह 7 बजे आज 50 क्वेश्चन कराए 15 मिनट में। कितना मिनट में? दाएं दाएं 15 मिनट में टॉपिक वाइज टेस्ट हुआ। कर लीजिए 15 मिनट में 50 क्वेश्चन आपके पास, डेली 50 क्वेश्चन चलेगा। सोचिए एक महीना में कितना क्वेश्चन हो जाएगा। बिहार पुलिस क्या, बिहार दरोगा सब निकल जाएगा। दूसरा फिर 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2 चलता है मेन चैनल पर, एनटीपीसी के नाम से आता है जीएस। फिर तीसरा बिहार पुलिस का शाम को रात को 9:30 बजे से 11, 11:30, 12:30, 1 बजे तक क्लास चलता है। इसमें 1 रुपया लग रहा है, फ्री में तो क्लास है। करिए यूट्यूब पर, कहानी खत्म। टेलीग्राम पे क्वेश्चन मिल ही जा रहा है, नहीं क्या टेंशन है। लेकिन नहीं, जबरदस्ती है झूठ मूठ का लिखना। हो गया बंद अर्थव्यवस्था लिखे। ठीक है, जब कोई देश के साथ, जब किसी देश के साथ जब किसी की देश के साथ आयात और निर्यात जब किसी देश के साथ आयात और निर्यात पूर्णतः समाप्त हो जाए, पूर्णतया समाप्त हो जाए तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आयात निर्यात कंप्लीटली क्या हो जाए, बंद हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है, बंद। और इसके विपरीत अवस्था को इसके विपरीत अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। हो गया। फिर अगला पॉइंट लिखिए। ये हो गया यहां तक, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। अब उसमें हम लोग चर्चा किए थे पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। उधर चर्चा किए थे विकसित, अल्प विकसित और विकासशील। उसका एग्जाम्पल हम दे रहे, लिखेगा विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश, डेवलप्ड इकोनॉमिक जो है उसमें कौन कौन सा कंट्री है। विकसित अर्थव्यवस्था, डेवलप्ड इकोनॉमी, विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश, विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश। कौन कौन सा देश है जो डेवलप्ड है? लिखिए अमेरिका, बहुत सारे देश होंगे तो जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन होगा उसके अनुसार। ब्रिटेन, 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 इंग्लैंड, अंग्रेज वही है ब्रिटेन, ब्रिटिश। अमेरिका, अमेरिका, जापान, स्विट्जरलैंड, विकसित। पहले विकासशील बोले, अच्छा अभी फाइनली क्या लिखे हैं? चलिए ठीक, विकसित में ही लिखा रहे हैं। अमेरिका विकासशील थोड़े होगा। ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, स्विट्जरलैंड, ये सब क्या है? विकसित देश है। अब लिखिए विकासशील, उसमें पहला नाम किसका? लिखिए विकास, यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। विकासशील भारत, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। हो गया। अब बचा अल्प विकसित, अंडर डेवलप्ड। अल्प विकसित, अल्प विकसित जैसे सोमालिया, अफ्रीकन कंट्री सब होता है ज्यादा। सोमालिया, सोमालिया लिखे। चाड, चाड, नाइजर, ये सब अफ्रीकन कंट्री सब है, गरीब देश है। नाइजर, बुरुंडी, बुरुंडी, सोमालिया, चाड, नाइजर और बुरुंडी, ये सारे देश जो आपको दिख रहे हैं ये कैसे देश हैं? अल्प विकसित। अल्प विकसित, विकासशील और विकसित, इसमें एक और परिभाषा के अनुसार हम लोग समझ सकते हैं, शायद बताए भी होंगे, कि जहां भौतिकवादी संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन का अभाव हो। बताए थे क्या?
हाँ या ना? नहीं, मतलब हम वहां पर 3 भाग में बांटे थे, एक था विकसित, बोलिए, एक था अल्प विकसित और एक था विकासशील। तो आखिर विकसित का परिभाषा कैसे लेंगे आप? तो विकसित का मतलब हो गया, अभी समझाने के लिए बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, अभी लिखना कुछ भी नहीं है। यहां पर हम बोले कि जो देश भौतिक संसाधनों को यूज कर लिया हो, 3 संसाधन का प्रयोग करेंगे। एक हो गया भौतिक संसाधन का प्रयोग किया हो, उसको हम लोग बोलेंगे डेवलप्ड है, विकसित है। समझना है, अभी खूब समझना है अच्छे से, भर भर के। और जो देश प्राकृतिक संसाधनों को यूज कर चुका है, नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन को यूज कर लिया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विकसित है। जो देश मानवीय संसाधन को यूज कर लिया है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? विकसित है। मतलब एक लाइन में अगर हम लोग क्वेश्चन का आंसर बोलेंगे तो विकसित वो देश है जो 3 प्रकार के संसाधनों को यूज कर चुका है। कौन कौन? भौतिकवादी संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन को। ठीक है, इसको तोड़ मरोड़ के अगर बोलेंगे तो बोलेंगे जिस देश में जीडीपी सबसे ज्यादा हो, जिसमें जीडीपी क्या हो? ज्यादा हो, जिसमें पर कैपिटा इनकम क्या हो? ज्यादा हो, जिसका नेशनल इनकम क्या हो? ज्यादा हो, जिसकी गरीबी क्या हो? कम हो, जिसमें बेरोजगारी क्या हो? कम हो। ये सारे देश को हम लोग किस में रखेंगे? विकसित। मतलब इसी को हम लोग तोड़ दिए तो इस भाषा में, और नहीं तो ये किताबी लैंग्वेज है, इसको तोड़ के हम लोग इस भाषा में, जो आसानी से समझ में आएगा कि अच्छा इस तरह से जो सभी चीजों में विकसित है उसको विकसित बोल दिए। लेकिन सभी चीज का मतलब क्या? तो 3 प्रकार का संसाधन, भौतिक, प्राकृतिक और मानवीय। ये तीनों संसाधनों के बारे में किसको किसको पता है? हाथ उठाइए जो बता पाएंगे तीनों संसाधन को समझ गए। तो नहीं पता, कोई बात है, तीनों में से कोई एक, कौन सा? क्या बोलिए? हाँ ठीक है, देखिए एक हो गया आपका प्राकृतिक संसाधन, पहले हम लोग चर्चा कर लें, ध्यान से सुनिएगा। अभी हम लोग स्पीड उतना ज्यादा पकड़े नहीं है, 2-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद स्पीड पकड़ा जाएगा अपने आप, जब चीजों को आप समझने लगेगा तब, क्योंकि अभी आपको सेक्टर ही पता नहीं है क्या क्या है। तो आपका दिमाग अभी पूरा क्या है? बंद है, बंद अर्थव्यवस्था है, ना आयात है ना निर्यात। अभी उसको पहले ओपन करना पड़ेगा। तो ये प्राकृतिक संसाधन जो गॉड ने बना कर दिया है, जो पहले से प्रकृति के रूप में मिला है, जैसे पहाड़, पर्वत, कोयला, पेट्रोल। अभी आप जमीन को यहाँ खोदिएगा तो जमीन खोदने से तो पेट्रोल मिलता ही है, जमीन खोदने से पेट्रोल तो मिलता है, लेकिन यहाँ के जमीन में पेट्रोल मिलेगा? यानी प्राकृतिक रूप से यहाँ पर वो चीज, यहाँ पर सऊदी अरब चले जाइए, वहां खोदिए तो क्या मिलेगा? तेल मिलेगा, प्राकृतिक गैस मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप चले जाइए खेतरी का खान कहाँ है? राजस्थान, तो वहां खोदिएगा तो क्या मिलेगा? तांबा। आप चले जाइए कर्नाटक का कोलार जगह पर, क्या मिलेगा? सोना। नहीं, आप यहाँ मुसल्लमपुर हाट में खोदना शुरू कर दिए तो सोना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यानी प्राकृतिक रूप से कुछ खास जगह पर वो बनाया गया है, जो जहां उपलब्ध होगा, लोहा हो, कोयला हो, विभिन्न प्रकार के धात्विक या अधात्विक खनिज वहां पाए जाएंगे, जो प्राकृतिक रूप में वहां पर बनाया गया है, यही ना? तो जो प्राकृतिक संसाधनों को यूज कर चुका है, जैसे हमारे धरती के अंदर कोयला बहुत ज्यादा है, हम कोयला में संपन्न हुए। सऊदी अरब में सब लोग इतना अमीर बोलते हैं, क्यों है? क्योंकि उस पर वो डिपेंडेबल है, किस पे? जिस दिन उसका तेल खत्म हुआ, कहानी उतना जीने का अगर हम मानेगा, उसका एकदम वाट लग जाएगा पक्का, क्योंकि दूसरा संसाधन है ही नहीं, वो सिर्फ एक ही चीज पे आत्मनिर्भर है, वो क्या है? तेल। तेल खत्म, उसका कहानी खत्म। समझने बात को? तो वो है कौन सा संसाधन? प्राकृतिक संसाधन, जो पहले से नेचुरल रूप में रिसोर्सेज के रूप में आपके पास है। जैसे पर्यावरण, पेड़ पौधा, कुछ पेड़ पौधा को हम अपने हाथों से रोपते हैं, लगाते हैं, रहता है हमारे आसपास, लेकिन पहाड़ में आप लगाए हैं क्या? पर्वत पठार में लगाए हैं क्या? तो वो पहले से ना है, तो वो कैसा संसाधन होगा? वही हम लोग को देता है जो जीवित है अभी, ऑक्सीजन 33% होना चाहिए, जो हमारे यहाँ भी नहीं है, काट काट के हम लोग बराबर कर दिए। आने वाले समय में मरना तय। और ध्यान रखिएगा, कोरोना फैलने लगा है, 11 लोगों की मौत हो चुकी है, 5 महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा तेजी से फैल रहा है, और इस समय आएगा। फिर आप लोग अभी से निश्चिंत रह जाइएगा कोरोना से, अभी से अपना इम्यूनिटी सिस्टम को क्या कीजिए? डेवलप, एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, नहीं तो कभी भी दिक्कत हो सकता है। प्राकृतिक संसाधन समझ में आया? बोलिए, बोल ही नहीं रहे। सर रोज सुपर 50 क्लब क्लास करता हूं, नहीं पढ़ने वाला बोलकर अपने दिल तोड़ दिया। अच्छा, साइनेस मल्होत्रा, मतलब पढ़ने वाले स्टूडेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, चलिए ठीक है, अब उल्टा बोल दिए, आप तो खुश हो गए होंगे। अच्छा कोई बात नहीं, सॉरी, हमको लगा कि ऐसे ही बच्चे लोग कमेंट करते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन मतलब जो भगवान ने बनाया, स्पष्ट है? बोलिए,
दूसरा क्या बोले, मानवीय संसाधन। जैसे जापान को ले लीजिए, एक तरफ ले लीजिए जापान और एक तरफ ले लीजिए चाइना। भारत तो है ही हमारा, इंडिया दोनों तरफ से ही, लेकिन एक तरफ चाइना एक तरफ जापान में पॉपुलेशन क्या हो गया, इसकी सरकार चाहती है कि हमारे यहाँ जनसंख्या, चाइना का पॉपुलेशन क्या हो गया है, इसकी सरकार चाहती है हमारी जनसंख्या घटे। अभी चाह रही है बढ़े, लेकिन एक्चुअल में चाहती है कि घटे। अब दोनों में क्या अंतर है देखिए, अगर ये किसी तरह का कुछ काम करता है, जैसे अभी देखिए संसाधन का कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। आप लोगों की संख्या पूरा भरी हुई है, बोलेंगे तुरंत का तुरंत बेंच टेबल हमको उधर वाले रूम में शिफ्ट करो, तुरंत एक एक उठाइएगा वहां कर दीजिएगा कि नहीं। ये मानवीय संसाधन हो गया मेरा, ह्यूमन रिसोर्स के रूप में उसको यूटिलाइज किए। लेकिन अगर यहाँ 5 ही बच्चा बैठा रहता, बोले सब जल्दी से वहां ले जाओ, तब कितना बार वो लेकर जाता, आता लेकर कर जाता, पता नहीं आधे रास्ते में मर भी जाता, कुछ भी हो सकता था, होता कि नहीं ऐसा। तो इसको हम लोग क्या बोल दिए, मानवीय संसाधन। जो ह्यूमन है, जो मानव है, वो मानव खुद में क्या है खुद में क्या है, ये रिसोर्स है। थोड़ा सर्द गर्म हमको पकड़ लिया है, इसलिए खांसी 2 दिन से ही और कल रात से ही जबरदस्त हो रहा है। अभी तो हम बर्दाश्त करके रखें, धीरे धीरे बोल रहे हैं, आपको महसूस हो रहा होगा हम इतना धीरे पढ़ाते नहीं है, अभी स्पीड पकड़ा नहीं है। खांसी के कारण स्पीड पकड़ेंगे, खांसी होना क्या हो जाएगा, तो धीरे धीरे हौले हौले लेकर चल रहे हैं। तो मानवीय संसाधन, मानव खुद अपने आप में क्या है, संसाधन। आप लोग बचपन में पढ़ेंगे, एक शब्द आता था कि जो जनसंख्या है वो जनसंख्या अभिशाप है कि वरदान। बचपन में आता था एक ऐसे राइटिंग में लिखने के लिए कि जनसंख्या अभिशाप है कि वरदान। आप लोग बताइए क्या है, बताइए जनसंख्या अभिशाप है कि वरदान। किसी भी देश की जनसंख्या कभी भी अभिशाप नहीं होती है, वो हमेशा क्या होती है, अगर उसके संसाधन को सही रूप से यूटिलाइज किया जाए तो। अगर संसाधन आपके पास नहीं है और जनसंख्या बढ़ गया तो उसको जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। और जनसंख्या विस्फोट आपके लिए क्या होता है, अभिशाप होता है। जनसंख्या कभी अभिशाप नहीं है, जनसंख्या विस्फोट आपके लिए क्या है, अभिशाप है। जनसंख्या विस्फोट उस अवस्था को कहते हैं जब आपका खाने वाले लोग ज्यादा और कमाने वाले लोग कम, आमदनी 98 और खर्चा रुपया। समझ में आ रहा है। तो संसाधन है ही नहीं, इतना पॉपुलेशन हो गया। जैसे हमारे देश में जनसंख्या बढ़ रहा है, कमाने वालों का संख्या है ही नहीं, तो वो क्या हो गया, जनसंख्या विस्फोट। तब उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, अभिशाप। तो ये जो मानव है ये खुद अपने आप में क्या है, रिसोर्स है। तो जो मानव के रिसोर्स को यूटिलाइज कर लिया हो उसको हम लोग बोलेंगे डेवलप्ड है। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, भौतिक का मतलब होता है फिजिकल, रिसोर्सेज का मतलब होता है कि बाहरी के वातावरण को यूज करना। जैसे अभी गर्मी लग रहा है, हम क्या मंगा लिए, पंखा नहीं मंगाते तो मर जाते। अभी आपके रूम में एसी लगा हुआ है, मर गए, क्लास कर रहे हैं, लेकिन एसी लगवा दिए, आप आराम से पढ़ रहे हैं, ठीक। अब ठंडा है तब भी क्या चला रहे हैं, एसी। गर्मी है तब भी क्या चला रहे हैं, बरसात है तब भी क्या चला रहे हैं, एसी एसी एसी। और हो गया कौन सा संसाधन, भौतिक संसाधन। अब जैसे आप कोई ब्याह पार्टी में गए, शादी पार्टी में गए, तो आपके पास बुलेट है, आपकी बहन है जो स्कूटी चलाती है, आपके मम्मी पापा के पास अलग अलग कार है, ठीक। अब गए, जैसे ही शादी में गए, एक शादी में जाना था, सबको इनवाइट मिला था, इनविटेशन मिला था। पापा गए कार से, मम्मी आई 5 मिनट के बाद दूसरे कार से, बेटा आया बुलेट से, फट 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 फट। इधर से आई बहन कहां से, स्कूटी से। एक गाड़ी में चारों लोग नहीं बैठ जाता है, लेकिन सब चारों गाड़ी का यूज किया। ये चाहता तो आ सकता था ना। तो जब आपकी आवश्यकता जितना है उससे ज्यादा का चीज आप यूटिलाइज करने लगे, झूठ मूठ का, जिसके द्वारा अगर नहीं भी करे तो भी आपका काम चलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक संसाधन। ये कौन करेगा, जिसके पास चीजें क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे आपको अभी बोलेगा कि खर्च कर दो 200-2000 रुपया, खर्च होगा, सर क्या बात कर रहे हैं, 2000 घर से आता ही है, खर्च कर देंगे तो कहानी क्या हो जाएगा, खत्म। लेकिन अगर आपको कोई 10,000 देने लगे अभी, तो आज 2-4 हजार खर्चा करने में कोई दिक्कत है। आपका दोस्त बोले लो मेरा नौकरी हो गया, तुम्हारे वजह से हम 20,000 तुमको महीना बेचते हैं, 20,000 देगा तो 2,000 आने जाने का आपका लगता था, 18,000 कहां जाएगा, पानी में नहीं जाएगा। किसी अपने दोस्त को बोले क्या खाएगा, चल खिलाते हैं, मेरे पास पैसा का कमी नहीं है, उसको हम लोग क्या बोल दिए, भौतिक। तो जो देश भौतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन को यूटिलाइज कर लिया हो, उसी को हम लोग बोलते हैं विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश। क्लियर है। अब इसका परिभाषा और भी है, ये मेन परिभाषा हो गया। इसके बाद अलग अलग देश के अलग अलग रिपोर्ट के अनुसार इसके परिभाषा को चेंज किया गया, अलग अलग रूप में बोला गया है। यहां पर अभी हम एग्जांपल ले रहे थे, कौन, इंडिया, चाइना और जापान। चाइना वाले लोग जो हैं स्किल्ड हैं,
स्किल समझते हैं? ये काम करते हैं, उसके साथ अपने तरीकों को बदलते हैं। जापान वाले लोग टेक्निकल रूप से क्या है, स्किल्ड है। भारत वाले लोग ज्यादा स्किल्ड नहीं है, इसलिए भारत क्या है, पीछे है। एक हमारे यहाँ थ्योरी चला था जिसका नाम था माल्थस थ्योरी। क्या नाम बोले? कितने लोगों को पता है? हाथ उठाइए, बोलिए। किसी को पता है? माल्थस का नियम, इसमें यही पॉपुलेशन को इंडिकेट किया गया था, पॉपुलेशन को इंडिकेट किया गया था, है ना। जैसे इसमें दो भाग ले लिए, एक होता है आपका प्रोडक्शन, क्या है आपका प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन कितना होता है, और एक है आपका पॉपुलेशन, मतलब आपकी जनसंख्या कितनी है। अब ये बोला कि ये बढ़ने का तरीका क्या होता है, अलग अलग। जैसे आपका जो जनसंख्या है उत्पादन है, जैसे ये बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, ये बढ़ रहा है 1 2 4 8 16 32। गुणोत्तर एपीजीपी पढ़े हैं? एचपी जीपी एचपी ये सब पढ़े होंगे, उसी श्रेणी में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल खाली सब समझा रहे हैं हम आप लोग को। यहां पर हो गया, मान लीजिए अभी 2000 कितना 25 का ईस्वी है, फिर 2000 2000 2000 2000 2000, अब रहने दीजिए, 2030 तक काफी है, ठीक। अब देखिए ध्यान से, माल्थस लॉ में क्या बताया गया, क्या इसमें क्या चर्चा किया गया इस थ्योरी में। बोला अभी जो है इसका अगर हम डायग्राम अगर बनाएंगे तो ये डायग्राम हम ग्राफ इस तरह से बनाते हैं। मान लीजिए ये जो आपको पीला वाला लाइन दिख रहा है, ये आपका पॉपुलेशन का, इसका है पॉपुलेशन का, और ये रेड वाला जो लाइन दिख रहा है ये आपका प्रोडक्शन का। दोनों में कौन बढ़ रहा है? दोनों बढ़ रहा है। हम ज्यादा कहां पूछे, हम ज्यादा पूछे, हम पूछे दोनों में बढ़ कौन रहा है। तो देखिए यहां से ये बढ़ा के घटा, यहां से ये बढ़ा के घटा, तो दोनों बढ़ रहा है कि घट रहा है? आपका जवाब सही था कि गलत? क्योंकि आप चीजों को समझ नहीं पाए, जल्दी में बोल दिए बढ़ रहा है घट रहा है। तुरंत याद रखना, दोनों में कौन बढ़ रहा है, तुलनात्मक रूप से पूछेंगे तब ना। हम आपसे पूछेंगे दोनों में कौन बढ़ रहा है, तो दोनों बढ़ रहा है सर, लेकिन किसकी तुलना में कौन बढ़ रहा है? हाँ, प्रोडक्शन की तुलना में पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रहा है। बढ़ तो दोनों रहा है। यहां कितना हुआ, यहां बढ़ रहा है कि घट रहा है? सर बढ़ रहा है कि घट रहा है? ये घट रहा था ना? यस सर, घट रहा था कि बढ़ रहा था? और ये तो दोनों बढ़ रहा है, लेकिन दोनों की तुलना में ज्यादा कौन बढ़ रहा है? पॉपुलेशन बढ़ रहा है। यही माल्थस लॉ इकोनॉमिक्स में बताया कि किस प्रकार से ये काम करता है। देखिए ध्यान से समझिएगा। अब 2025 में उत्पादन कितना किलो हुआ? मान लीजिए 1 किलो। खाने वाला कितना, यानी एक आदमी कितना किलो खा रहा है? तब जाके ढका, हा, अब जाके ठीक हुआ। एक आदमी कितना किलो? फिर 2026 में आया, कितना किलो है, कितना आदमी है, यानी एक आदमी को अभी कितना लगा? अभी भी अच्छा से खा रहा है। 2025 में कोई दिक्कत, 2026 में कोई दिक्कत? इतना जल्दी दिक्कत दिखता नहीं है। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, आप खुश हो गए, वाह कोई दिक्कत नहीं, आराम से रह रहे हैं। लेकिन अब आपका जिंदगी क्या होगा, बदलने वाला है। 2027 में जो प्रोडक्शन था वो कितना, जनसंख्या थोड़ा सा घटेगा। अच्छा 2028 में कितना, और जनसंख्या अब जो 1 किलो था घट के कितना हो गया? पेट भरा? आपको आधा किलो तो एक्स्ट्रा चाहिए था, पेट भरा। अब आपको समस्या दिखना क्या हो गया, शुरू। स्टार्टिंग में समस्या दिखा, इन दोनों का ग्राफ देखिए, स्टार्टिंग में एक जैसा था, यहां से ग्राफ में चेंजिंग होने लगा, ये इधर और ये इधर। स्टार्टिंग में हम लोग को कोई गड़बड़ दिखा, अब गड़बड़ दिखना क्या हो गया, शुरू। अभी आधा किलो मिल रहा है ना, उसके बाद आएगा 1 पाव, उसके बाद 100 ग्राम, उसके बाद देगा प्रसादी के जैसा। प्रसादी नहीं होता है, खाना रहेगा, वो खाना भोजन। आप ऐसे ऐसे नहीं रहना सर। अब देखिए खाना के रूप में देगा, ये खाना ये लो खा लो। अब आदमी लोग ऐसे खाएगा, उसका पेट क्या हो गया, भर गया। फिर एक समय में आएगा क्या कि खाना जिस तरह से मिल रहा है ना, वो भी नहीं मिलेगा। उसके बाद उसको अगरबत्ती जैसा दिखाना पड़ेगा, है ना, जैसा अगरबत्ती होगा खाना कहीं का मिला, जहां पर मिला, जहां पर खाना दिखे उधर हो गया, खाना हो गया आपका। इसी में पेट भरना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि जनसंख्या काफी स्पीड से और उसके हिसाब से प्रोडक्शन घट रहा है, मतलब उसके हिसाब से घट रहा है, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से उतना प्रोडक्शन हो नहीं रहा है। मतलब वही बात हो गया कि पहले दूध में पानी मिला देते, अब पानी में क्या मिलाएंगे? पहले दूध होता था और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला देते थे, एक बाल्टी 2 बाल्टी पानी मिला लेते। अब पूरा का पूरा पानी रहेगा, उसमें 2 बूंद क्या डाल देंगे? दूध। बोले लो पियो, यही दूध है। नहीं होगा कब? जब जनसंख्या बढ़ रहा है कि घट रहा है? समझिएगा अच्छे से, यही माल्थस का लॉ में बताया। अब क्या हुआ कि अब इसमें कौन बहुत प्रमुख जिम्मेदार क्या निभाया? क्योंकि हमारे पास एजुकेशन का लेवल बहुत ज्यादा नहीं है, पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा नहीं है, शिक्षित परिवार बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन और भी होने की जरूरत है। अब जो शिक्षित परिवार नहीं है, जो गरीब परिवार है, जनरली गरीब होने का कारण उसका है अशिक्षा। अधिकांश घरों में अगर वो गरीब है तो उसका एक मूलभूत कारण क्या है? शिक्षा का ना होना, है ना। और वो इसलिए क्या करता है, जो गरीब होता है उसके दिमाग में एक मेंटेलिटी चलता है कि उसके घर में जो जन्म लेने वाला बच्चा लड़का हो या लड़की, बॉयज हो कि गर्ल्स, बॉयज, हर लोग चाहता है कि हमारे घर में बैल पैदा हो। लड़का को क्या बोलते हैं? बैल, जो जम के क्या करेगा? खटेगा दिन भर। लड़की अगर जन्म ली तो दिक्कत है, शादी कराना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। मतलब ऐसा हम, मेरा सोच नहीं है, ऐसा ये थ्योरी के अनुसार ऐसा सोचा गया है, जो आकलन किया गया है, सर्वे। आप अभी भी जाइएगा ना सर्वे में, तो जो गरीब रहते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी वगैरह में रहते हैं, उन लोगों का पहला पसंद होता है कौन आए दुनिया में? बेटा। बेटा आता है तो पूरा एकदम चौंक जाता है, वाह कमाने वाला आ गया, एक आ गया बैल, है ना, खटने वाला, खट के कमा के घर में लाएगा, तो खुश हो जाता है किसके जन्म लेने से। लेकिन लड़का जन्म लेगा कि लड़की, ये आप तय करते हैं क्या? मतलब आप चाहेंगे जब लड़का को जन्म करना जन्म कर देंगे, और लड़की को चाहेंगे तो जन्म कर देंगे? ये तो बायोलॉजिकल टर्मोलॉजी है, प्रकृति का रूल है ये। बोलिए अब क्या करता है गरीब परिवार वाला, उसको चाहिए क्या? अब वो जब शादी करके आता है तो पहला साल ट्राई मारता है वो, और ट्राई मारता है तो उसको लड़का नहीं होके क्या हो जाता है? लड़की। फिर दूसरा साल ट्राई करता है कि कौन जन्म ले, कौन जन्म ले, लेकिन फिर कौन हो गई? भाई उसके बस का बात थोड़े है, तो प्रकृति का नियम है, किसी को पता थोड़े है। फिर तीसरे साल ट्राई करता है, फिर कौन हुई? चौथा साल, 5वां साल, मतलब 12 लोग हो गई। कौन? क्रिकेट टीम बन गया, फिर फुटबॉल टीम बन गया 12। 11 होता है कि 12 होता है? फिर हाँ कैसे बोल दिए, एक एक्स्ट्रा ले लिए तो 11 कोच। तो लड़कियों का फौज लग गया कि नहीं? सिर्फ एक उम्मीद में कि हमारे यहाँ एक लड़के का जन्म हो जाए। ये ज्यादातर गरीब परिवार में यही चीज होता है। अब इसके कारण अब कमाने वाला कितना लोग, अब खाने वाला कितना लोग? 12 है तो ठीक है, 24 भी हो सकता है। उसके समय में जनसंख्या धीरे धीरे लड़कियों की क्या हो गया, और खटने वाला बैल कितना? अब उसके पास प्रेशर ज्यादा की काम। अब जब लगता है कुछ नहीं बुझा रहा है, कायरता नजर आता है, तो जाके क्या कर लेता है? कहानी खत्म। अब लड़की के ऊपर जिम्मेदारी, अब लड़की को जैसे रहना है समाज में तुम रहो। अब ये समस्या यहां से शुरू हो गया। ये चीज गार्जियन समझ नहीं पाया क्योंकि उसके पास शिक्षा था ही नहीं। अब वो चीजें धीरे धीरे बदल रही है, अब अलग अलग चीज आ रहा है। अब लड़कियों को भी प्रायोरिटी दिया जा रहा है कि नहीं, वो लड़का जो कर सकता है वो अब लड़की, क्योंकि लड़का ज्यादातर आजकल निकल जाता है क्या, नालायक। जो उन लोग का मेंटेलिटी, हम ये नहीं बोल रहे हैं कुछ भी, ठीक है ना, वो सब ये रिपोर्ट में कहा गया है। तो अब जाकर 21st सेंचुरी में अब ये चीजें क्या हो रही है, बता। इसीलिए देखिए इतना लड़की लोग बैठी है पढ़ने के लिए, नहीं तो पहले के समय में जाइएगा तो लड़कियों की संख्या क्या होती थी, कम। अभी लड़कियों की संख्या बढ़ रहा है कि नहीं? टॉपर में देखिएगा लड़की का नाम सबसे पहले आ रहा है, हर एक जगह पर नहीं आ रहा है। तो ये थ्योरी दिया था कौन? माल्थस। ये थ्योरी को भारत वाला समझ नहीं पाया, बाद में समझा, अब समझना शुरू किया, अच्छा इसको हमको ध्यान देना चाहिए, तब इस पे काम करना शुरू करे। यही था माल्थस लॉ, जो गरीबी को यानी प्रोडक्शन और पॉपुलेशन को एक रूप में बांधने का प्रयास किया और उसके विषमता को उजागर करने का प्रयास किया अर्थशास्त्री, जिसका नाम है माल्थस। और उसी थ्योरी को हम लोग बोलते हैं माल्थस लॉ, माल्थस का नियम। कॉपी में तो कुछ भरे नहीं है, लेकिन दिमाग में बहुत कुछ गया होगा, गया है पक्का। तो आज की सभा यहीं पर समाप्त।